हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे उसमें गेट के PYQ जो पूछे गए प्रीवियस ईयर में डिस्प्लेस बेसिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड से जो भी क्वेश्चन आए उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट मेथड में कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में हम लोग जो है क्लासेज में देख चुके हैं। अब उससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए और कौन कौन से पूछे गए उसके बारे में हमें जो है वो डिस्कशन करना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं ताकि जब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो हमारे दिमाग में चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रहें कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलिए वो देख लेते हैं क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड जो होता है ये तब यूज होता है जब ये कब यूज होता है, ये यूज होता है जब डी के लेस देन हो डी एस से, डी के लेस देन हो डी एस से, तब हम इसको जो है वो यूज करते हैं। दूसरा, इसमें जो अननोन्स होते हैं, इसमें जो अननोन्स होते हैं वो जॉइंट डिस्प्लेसमेंट होते हैं। वो अननोन्स क्या होते हैं? जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो अननोन्स होते हैं। इन अननोन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर दिस अननोन, इन अननोन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अननोन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं। जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है वो हम लिखते हैं। तो ये जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होती है वो हम लोगों ने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में भी देखा था और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में भी हमने प्रोसीजर को फॉलो अप किया था, तो वहां पे ये चीजें देखी थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा जिसके अंदर हम ये बातें करने वाले हैं। दूसरा जो होगा, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि भाई हमारे पास में जो मेथड है उसके अंदर आता है, एक तो आता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो 3 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल है इसके बेसिकली। डिस्प्लेसमेंट मेथड के जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हो जाएंगे, दैट इज इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएगा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। और दूसरा हो जाएगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तीसरा हो जाएगा कानीज मेथड, कानीज मेथड। एंड चौथा हो जाएगा स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। ये टोटल जो है 4 एग्जाम्पल हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड के जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन किया है। वो है हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन एज वेल एज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, इन मेथड में क्या क्या किया वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इन दोनों मेथड में आप लोगों ने जो डिस्कशन किया, सबसे पहले जो भी बीम दे रखा था या जो भी फ्रेम दे रखा था उसके लिए आप लोगों ने फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट किया था। उसके लिए आपने क्या करा था? फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट किया था, और फिक्स एंड मोमेंट कितना होता है वो आप लोगों ने सारा कैलकुलेट कर लिया था। तो उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो क्या होगा, मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा, सीधा सीधा रिजल्ट बता देता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास में ये कोई बीम सेक्शन है, अगर मान लीजिए बीम सेक्शन है जिसके जितने भी स्पान है, अगर फ्रेम है तो जितने भी मेंबर है उन सारे को हम लोग इंडिविजुअल फिक्स बीम के अंदर मानते हैं, और जो भी गिवन लोडिंग रहता है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग फिक्स एंड मोमेंट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसके ऊपर जो है यूडीएल लग रहा है या पॉइंट लोड लग रहा है, या इसके ऊपर जो है यूवीएल लग रहा है, या इसके ऊपर ट्राइंगुलर लोड लग रहा है, या क्लॉकवाइज में मोमेंट लग रहा है, या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, या ये सपोर्ट सेटल होता है। तो इनकी वजह से जो जो फिक्स एंड मोमेंट होगा उसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूडीएल लगा है, कोई भी लोड लग रहा है एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट और मोमेंट को छोड़ के। उसके अलावा अगर हम देखें तो इस लोड की वजह से ये जो बीम है वो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी, इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी। क्योंकि हम ये जानते हैं कि फिक्स सपोर्ट पे यहाँ पे स्लोप क्या रहता है? 0 रहता है। यहाँ पे स्लोप क्या रहता है? 0 रहता है। तो इस स्लोप को 0 करने के लिए ये क्या करेगा? यहाँ पे मोमेंट इंड्यूस करेगा। तो ये जो होगा दैट इज कॉल्ड MFAB। तो आप देख सकते हो ये जो है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा और ये हमेशा क्लॉकवाइज रहेगा, तो ये हो जाएगा MFBA। क्लियर है?
सो यहाँ पे ये हमेशा पॉजिटिव में रहेगा और ये हमेशा नेगेटिव में रहेगा। साइन डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए अगर मान लीजिए आपके पास में जो है यूडीएल लोड लग रहा है, अगर मान लेते हैं यूडीएल लोड लग रहा है, तो ये हो जाएगा दैट इज द एम एफ ए बी और ये हो जाएगा एम एफ बी ए। तो यूडीएल लोड अगर लग रहा है तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज, ये जो है ऑलवेज इन नेगेटिव, ये ऑलवेज इन पॉजिटिव, मैं यहाँ ना लिखे, तो ये हो जाएगा दैट इज माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 एंड ये हो जाएगा दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 एंड इट इज इन पॉजिटिव, इट इज इन नेगेटिव। ठीक है, अगर ये सेंटर्ड पॉइंट लोड लगता है, अगर ये सेंटर्ड पॉइंट लोड लग रहा है दैट इज द पी एल बाई टू पे लग रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस पी एल बाई 8 और ये हो जाएगा प्लस का पी एल बाई 8। ठीक है, राइट। एंड अगर मान लेते ये जो है, ये हो गया पॉइंट लोड, इसके अंदर ये हो गया, अगर मान लेते हैं इसके अंदर जो है वो आपके पास में जो मोमेंट लग रहा है, वो मोमेंट लग रहा है दैट इज यूवीएल। अगर ये यूवीएल लग रहा है इस केस में, सॉरी एक सेकेंड, इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर इसके ऊपर जो है यूवीएल लोड लग रहा है, यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और एक होता है ट्राइंगुलर लोड, अगर ये कुछ इस तरीके से लोड लग रहा है, अगर ये कुछ इस तरीके से लोड लग रहा है, तब उस केस में इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, सबको याद होगा इसका वैल्यू। तो अगर मैं इसमें जो है यूवीएल बोल देता हूँ, यूनिफॉर्मली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगर मैं बोलता हूँ, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो वैल्यू हो जाएगा दैट इज माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 30 और ये वैल्यू हो जाएगा प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 20। दिस इज द वन। तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 30 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 20। ठीक इसी तरीके से अगर ट्राइंगुलर लोड लग रहा है तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज माइनस 5 बाई 96 डब्ल्यू ए स्क्वायर डब्ल्यू एल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा दैट इज प्लस 5 बाई, ये हो जाएगा प्लस 5 बाई 96 डब्ल्यू एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास में दिस वन। यहाँ पे जो होगा ये एल होगा, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ ये हो जाएगा दैट इज माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 30 और ये हो जाएगा प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 30 एल स्क्वायर, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 20। दिस इज द वन। ठीक है, यूडीएल लोड हो गया, सेंटर्ड पॉइंट लोड हो गया। इसके अलावा एक लोड और होता है जो होता है इसेंट्रिक लोड, यानी कि ए और बी डिस्टेंस पे अगर लग रहा हो तब उस केस में कितना होगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास तो मान लीजिए लोड लग रहा है ए और बी डिस्टेंस पे, ए और बी डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर। हियर इट इज क्लियर है। तो ये आपके पास में यूडीएल हो गया, ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड, ये हो जाएगा इसेंट्रिक पॉइंट लोड, दिस इज द यूवीएल एंड इट इज द ट्राइंगुलर लोड, इट इज द ट्राइंगुलर लोड। सिमिलरली अगर हम देखें, अगर मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास में जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, सेंटर पे क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एम नोट। तब उस केस में इसकी वजह से हो जाएगा दैट इज प्लस एम नोट बाई 4 प्लस एम नोट बाई 4, दोनों का वैल्यू प्लस होगा। एंड सो ऑन, अगर हम यहाँ पे ये बोल दें कि एंटी क्लॉकवाइज में एम नोट का मोमेंट लग रहा है तो ये हो जाएगा माइनस एम नोट बाई 4 एंड ये हो जाएगा माइनस का एम नोट बाई 4। डायरेक्ट प्लस माइनस कैसे आया वो हम इसके स्लोप को जीरो करने के लिए रखते हैं। तो ये कुछ हो गया मोमेंट को लेके। अब अगर हम बोल देते हैं सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट को लेके, अगर हम बात करें सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट को लेके, तो सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट के लिए क्या ध्यान देना है कि अगर मान लेते हैं ये हो जाएगा 8वां, अगर मान लेते हैं आपके पास में ये कोई बीम है जिसके अंदर यहाँ पे रोलर लगा है और ये वाला रोलर जो है सब सेटल होके यहाँ पे आ जाता है, तब उस केस में ये बीम कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे स्लोप जीरो करने के लिए ये हो जाएगा दैट इज -3EI डेल बाई एल स्क्वायर और यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये हिंज दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्लियर है।
तो इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा वो डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे स्लोप 0 हो गया। क्लियर। सिमिलरली अगर हम बोल देते हैं कि भाई हमारे पास में जो है जो बीम है उसके अंदर कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं दैट इज द फिक्स वन एंड इट, ये जो है बी सपोर्ट सेटल होके यहाँ पे आ गया, सो दिस इज द वन, ये यहाँ पे आ गया। एक जो बीम हो रही है वो कुछ ऐसा होगा, बट हम अच्छे से जानते हैं कि भाई यहाँ पे जो स्लोप है 0 रहता है, यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा 0 होना चाहिए। तो इसको 0 करने के लिए हमने यहाँ पे मोमेंट लगाया, इसको 0 करने के लिए हमने यहाँ पे मोमेंट लगाया, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही क्या है नेगेटिव हैं। तब उस केस में यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6EI डेल बाई एल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा -6EI डेल बाई एल स्क्वायर, डेल बाई एल स्क्वायर। सो दीज आर द फिक्स एंड मोमेंट जो आप लोग जो हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हो या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो, उन दोनों में आप इसको यूज करते हैं। सो दिस इज द कंक्लूजन, ऑलरेडी हम लोग जो है क्लास में लिख चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि भाई अगर हमारे पास में कोई भी बीम दे रखा है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी बीम दे रखा है और उस बीम पे मैं एक ही बीम के अंदर जो है कोशिश कर रहा हूँ सारे जो है सपोर्ट को शो कर दूं, बीम या फ्रेम दोनों ले लेता हूँ। सो दिस इज द बीम सेक्शन, ये आपके पास में कोई भी एक बीम सेक्शन गिवन है और इस बीम सेक्शन पे मान लीजिए आपने जो है यहाँ पे जो है फिक्स सपोर्ट दे रखा है, दिस इज द फिक्स सपोर्ट, और यहाँ पे जो आपने दे रखा है दैट इज द हिंज, यहाँ पे दे रखा है दैट इज द हिंज, और ये दे रखा है दोनों रोलर दे रखे, और एक बीम और बना लेते हैं, जिसके अंदर मैं यहाँ पे क्या शो कर देता हूँ, यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा लाइक दिस, हियर इट इज, दिस इज द वन। और इसके अलावा यहाँ पे जो हम मान लेते हैं ये हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन, ओके, एंड हियर इट इज, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे। क्लियर है, यही सपोर्ट होते हैं जनरली, यही सपोर्ट होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि भाई ये जो है ये वाला और ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला और ये वाला जो सपोर्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एंड सपोर्ट। क्या बोलते हैं? एंड सपोर्ट। और दोस्तों एंड सपोर्ट जो होता है वो वैसा ही बिहेव करता है जैसा उसका नेचर है। अगर फिक्स है तो फिक्स की तरह, अगर हिंज है तो हिंज की तरह, रोलर है तो रोलर की तरह। लेकिन अगर मैं रोलर को बीच में कहीं लगा देता हूँ, स्पान के बीच में कहीं लगा देता हूँ, तब उस केस में वो इंटरमीडिएट सपोर्ट की तरह माना जाता है। और इंटरमीडिएट सपोर्ट जो होता है वो रिजिड की तरह बिहेव करता है, रिजिड सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो क्या पॉइंट होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पे थीटा जो है नॉट इक्वल टू 0 रहता है बट मोमेंट 0 रहता है। सिमिलरली यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू 0 बट मोमेंट इज इक्वल टू 0। अगर मैं हिंज की बात करता हूं तो हिंज के ऊपर क्या, थीटा नॉट इक्वल टू 0 बट मोमेंट इज इक्वल टू 0। यहां पे बात करता हूं तो थीटा इज इक्वल टू 0 बट मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। ये सपोर्ट की प्रॉपर्टी है जो एक्चुअल में ये हम बेसिक क्लास से देखते आ रहे हैं। बट वहीं अगर ये जो है इसको मैं बोलता हूं इंटरमीडिएट सपोर्ट, ये क्या है आपके पास में, दिस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट सपोर्ट। ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट सपोर्ट, ये कहलाता है इंटरमीडिएट सपोर्ट। और ये इंटरमीडिएट सपोर्ट जो होता है दोस्तों किसकी तरह बिहेव करता है, रिजिड सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, रिजिड सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। तो जब रिजिड की तरह बिहेव कर रहा है, जब ये रिजिड की तरह बिहेव कर रहा है दोस्तों, तो इसका जो नेचर होगा यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू 0 एज वेल एज मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ना तो थीटा 0 है ना मोमेंट 0 है, बिकॉज इट बिहेव लाइक ए रिजिड सपोर्ट। तो सेम यहीं पे होगा, ये थीटा नॉट इक्वल टू 0 एम नॉट इक्वल टू 0, दिस इज द वन। क्लियर है, तो ये आपको आइडिया रखना है कि भाई कौन सा किसके लिए होता है और कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सपोर्ट नेचर, दिस इज ऑल अबाउट द फिक्स एंड मोमेंट जो आपको पता है, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो ये कुछ हो गया फाइनल जो आपको वैल्यू ध्यान रखना है। अब इसके अलावा हम ये भी जानते हैं, कि जब हम
मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जब हम सोल्व करते हैं या यूज करते हैं, तब उस केस में हमारे पास में मेंबर का स्टिफनेस कंसीडर किया जाता है। तो स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस आप लोग अच्छे से जानते हो, स्टिफनेस क्या होता है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ स्टिफनेस, तो स्टिफनेस क्या होता है दोस्तों? स्टिफनेस होता है जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है दैट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दैट? इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स जो है लोड भी हो सकता है और मोमेंट भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन और रोटेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ये आप लोग ये हम लोगों ने काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के अंदर भी सारा क्लियरली जो है एक्सप्लेन कर रखा है। अब यहाँ पे ये तो हो गया स्टिफनेस। अब किसी भी मेंबर का अगर हमें स्टिफनेस कैलकुलेट करना है, किसी भी मेंबर का अगर हमें स्टिफनेस कैलकुलेट करना है, तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि वो स्टिफनेस दिया जाता है अगर फार एंड फिक्स होता है, अगर फार एंड फिक्स है तो उसका स्टिफनेस दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल फार एंड का मतलब ये है कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से हूँ और इस वाले सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दे रखा है रोलर, सो दिस इज नोन एज फार एंड, ये हो जाएगा फार एंड। फार एंड जो होगा हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर फार एंड अगर फिक्स हैं, अगर फार एंड अगर फिक्स हैं, तब उस केस में ये हो जाएगा फार एंड। तो अगर मैं इसमें बोल देता हूं कि फार एंड अगर फिक्स है, फार एंड अगर फिक्स है, तब उस केस में स्टिफनेस जो दिया जाएगा ये हो जाएगा दैट इज, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। तो के बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4EI/L। ये कहलाता है स्टिफनेस, ये कहलाता है स्टिफनेस। एंड अगर रिलेटिव स्टिफनेस अगर मैं देखता हूं, रिलेटिव स्टिफनेस अगर मैं देखता हूं दोस्तों, तो ये हो जाएगा I/L, ये हो जाएगा I/L। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि फार एंड जो है, फार एंड अगर हिंज है, फार एंड अगर हिंज है, तब उस केस में के बी ए जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा दैट इज 3EI/L के द्वारा, और ये हो जाएगा आपके पास 3/4 I/L। और अगर फार एंड फ्री है तो कुछ नहीं होगा, दोनों जीरो रहेंगे। सो एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है। चलो, सो ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर हम लोग ये सारा ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है दैट इज स्टिफनेस ऑफ मेंबर, ये होता है दैट इज स्टिफनेस ऑफ मेंबर, ये स्टिफनेस ऑफ मेंबर होता है डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस एट जॉइंट। टोटल स्टिफनेस एट जॉइंट, जॉइंट पे टोटल स्टिफनेस कितना होगा ये यहाँ लिखेंगे, और जिस मेंबर के लिए निकालना है उसका ऊपर स्टिफनेस पैरामीटर लिखेंगे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप स्टिफनेस से भी निकाल सकते हैं, तो आप रिलेटिव स्टिफनेस को ध्यान में रखते हुए भी निकाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अब एक चीज यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है ये ऑलवेज, ये कहाँ मेजर होता है? ये ऑलवेज मेजर होगा, ऑलवेज एट रिजिड ज्वाइंट, ये रिजिड ज्वाइंट के ऊपर मेजर होगा, पहली बात। ठीक है, और यहाँ पे सम ऑफ डी एफ अगर आप करोगे तो ये हमेशा 1 रहेगा, ना तो 1 से कम ना 1 से ज्यादा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। चलो, ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था एमडीएम के अंदर? नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आ जाएगा दैट इज, उसके बाद में हमने कैरीवर मोमेंट देखा था। कैरीवर मोमेंट क्या होता है? जिसको हम लोग COM से रिप्रेजेंट करते हैं, कैरी ओवर मोमेंट, और कैरी ओवर मोमेंट को हम लोग COM से रिप्रेजेंट करते हैं। COM क्या होता है? COM होगा अगर फार एंड अगर फिक्स हैं तो ये हाफ ऑफ मोमेंट कैरी करेगा। तो कैरी ओवर मोमेंट COM कितना हो जाएगा? m/2 हो जाएगा, वेयर m इज द अप्लाइड मोमेंट। ये क्या हो जाएगा? दैट इज द अप्लाइड मोमेंट। सिमिलरली अगर फार एंड अगर हिंज है, तब उस केस में COM जो होगा वो 0 हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी कैरी नहीं करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज कॉल्ड द कैरी ओवर मोमेंट। इसके अलावा और जो पैरामीटर है, कैसे हम रिलीज करते हैं, किस तरीके से हम लोग कैरी करवाते हैं, किधर कैरी होगा, कैसे होगा, वो सारा हम जो है लास्ट क्लास के अंदर जो प्रॉब्लम बनाए थे
आपने देखा होगा कि हमने एटलीस्ट 4 प्रॉब्लम उसके ऊपर जो है डिस्कशन किए हैं अलग अलग वेराइटी के, तो वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कब क्यों और कैसे होता है। ठीक है, तो दोस्तों वो सारा जो हमने डिस्कशन किया था लास्ट 3-4 क्लासेज में, वो सारा का सारा ये डिस्कशन है। ठीक है, और मेथड का प्रोसीजर वो हम क्लास में देख चुके हैं अच्छे से, राइट। तो इन्हीं चीजों को हमें क्या रखना, ध्यान रखना है और प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अब यहां पे आपके पास प्रॉब्लम में और क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या डेटा तुम्हें रिक्वायर्ड होगा। तो डेटा रिक्वायर्ड ये होगा कि भाई जब हम ये लिखते हैं स्टिफनेस अगर हमें लिखना है तो मान लीजिए मेरे पास में कोई ऐसा बीम दे दिया जिसके ऊपर इधर भी मोमेंट लग रहा है, इधर भी मोमेंट लग रहा है, तो उसके लिए अगर आपको स्टिफनेस निकालना है, यहाँ तो मैंने 2 कंडीशन के लिए लिखा है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। कैंटिलीवर बीम पे मोमेंट लगा दिया या सिंपली सपोर्टेड बीम पे दोनों साइड मोमेंट लगा दिया, उसको लेके पूछा जा सकता है, और भी कुछ भी पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है। तो इट मीन्स अगर आपको वो कैलकुलेट करना है मेंबर का, अगर आपको स्टिफनेस कैलकुलेट करना है, देन आपको यहाँ पे जो भी रहता है, अगर मैं मोमेंट को लेके बात करता हूँ, अगर मैं मान लो मोमेंट को लेके बात करता हूँ, तो जो भी मोमेंट अप्लाइड है दोनों एंड पे या कैंटिलीवर के फ्री एंड पे या किसी भी स्ट्रक्चर पे जो भी आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो उसके लिए रोटेशन आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। और ये आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से कर चुके हैं। मैं आपको टॉपिक भी बता देता हूं। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के जो है बेसिकली 4 मेथड है, इसके अलावा भी आप बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप उनको सोल्व करते हैं तो आपके पास कुछ स्टैंडर्ड डेटा भी आए होंगे और कुछ मेथड ऐसे जो क्विकली सॉल्यूशन भी देते हैं, लाइक एरिया मोमेंट मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड। एरिया मोमेंट वाला थोड़ा आसान है, बहुत जल्दी आंसर जो है दे देता है, तो उससे आप निकाल सकते हैं जो भी कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है। ठीक है ना, तो वो चीजें आपको कैलकुलेट करना बनना चाहिए। जहां रिक्वायरमेंट होगी आई विल एक्सप्लेन, बट आप इसको कर भी सकते हैं खुद से भी। ठीक है जी, चलो, तो ये कुछ बेसिक पार्ट हो गया जो तुम्हें ध्यान रहना चाहिए, बेसिक पार्ट हो गया जो तुम्हें ध्यान रहना चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से जो है एग्जाम के अंदर पूछी गई है। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है गेट 2003 के अंदर पूछा गया है। क्या कह रहा है ये, रीड द क्वेश्चन स्लोली एंड जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि भाई हमें क्या करना है और क्या होगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन क्या दे रखा पहला, द स्टिफनेस के ऑफ द बीम डिफ्लेक्टिंग, द स्टिफनेस ये हो जाएगा स्टिफनेस के ऑफ द बीम डिफ्लेक्टिंग इन ए सिमेट्रिक मोड। सिमेट्रिक मोड का मतलब है यहाँ पे भी मोमेंट लग रहा है और यहाँ पे भी मोमेंट लग रहा है, तभी θ1 और θ1 है। एज शोन इन द फिगर इज, तो आपको स्टिफनेस निकालना है, अभी मैं बोल ही रहा था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका जो है वो स्टिफनेस निकालना है। व्हाट इज द स्टिफनेस, स्टिफनेस क्या होता है दोस्तों, स्टिफनेस के बारे में हम ये जानते हैं। स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस होता है दैट इज K इज इक्वल टू P बाई डेल्टा। चूंकि मेरे पास में मोमेंट गिवन है तो मैं इसको लिख देता हूं, इसको क्या लिख देता हूं, m बाई थीटा, मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट यानी कि यूनिट रोटेशन, थीटा इक्वल टू 1, ये तो मेंशन ही है। तो आपको करना क्या है, आपको जो है थीटा का वैल्यू 1 लाने के लिए, या जब मैं मोमेंट अप्लाई करता हूं तो कितना थीटा होगा वो आपको वैल्यू याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड केस है। तो अगर आप इसमें देखते हो तो भाई आपके पास में जो है इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो थीटा होगा यहाँ पे, दैट थीटा इज, ये जो थीटा होगा वो आ जाएगा आपके पास, दैट इज थीटा इज इक्वल टू ml अपॉन 2ei, ml अपॉन 2ei। जब आप इस बीम के लिए बात करेंगे तो इस थीटा को उठा के यहाँ पुट कर दो तो स्टिफनेस आपके पास में आ जाएगा, दैट इज m अपॉन थीटा। थीटा का वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ml इंटू 2ei। सो यहाँ से m से m कैंसिल आउट, तो k इज इक्वल टू 2ei बाई l, 2ei बाई l। सो हियर इट इज, ये आपके पास में क्या बन गया, स्टिफनेस आ गया। व्हाट इज द आंसर, हियर इज द आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करना है। सीधा थीटा का वैल्यू याद है, क्विकली कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट डिफ्लेक्शन डायग्राम
करस्पॉन्डिंग टू द लोडिंग इन द प्लेन फ्रेम शोन बिलो। ये कोई फ्रेम दे रखा है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ करना आना चाहिए। चलो, तो डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ करना आना चाहिए। तो डिफ्लेक्टेड शेप जब हम ड्रॉ करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो डिफ्लेक्टेड शेप का मतलब है कि व्हेन द लोडिंग इज एक्टिंग ऑन द बीम, तो बीम उस लोडिंग को किस तरीके से रजिस्ट कर रहा है, उसका बिहेवियर जो होगा वही डिफ्लेक्टेड शेप शो करेगा। अब ये बिहेवियर अगर मैं इंटरनल रजिस्टिंग पार्ट में देता हूं तो बेंडिंग मोमेंट का पैरामीटर जो है वो भी यही बताता है। तो बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम को ही हम लोग डिफ्लेक्टेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे अगर देखूं दोस्तों, तो मेरे पास में जो लोड एक्ट कर रहा है वो लोड एक्ट कर रहा है, दैट इज द, यहां पे जो लोड एक्ट कर रहा है वो लोड एक्ट कर रहा है, दैट इज द वर्टिकल लोड P। अब इसकी वजह से यहां पे रिएक्शन आएगा, RA रिएक्शन आएगा, यहां पे क्या आएगा, RA रिएक्शन आएगा। चूंकि यहां पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा है, ना इधर कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रही, यहां पे तो S का वैल्यू क्या होगा, यहां पे SC इज इक्वल टू 0, ऑलवेज 0 होगा। वाई 0? बिकॉज ये रोलर है तो ये हमेशा 0 रहेगा। तो जब ये 0 है, जब ये 0 है तो इट इज वेरी ऑब्वियस, इट इज वेरी ऑब्वियस HA आल्सो भी 0, तो ये भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब ये रहा कि भी मेरे पास में ये जो AB कंपोनेंट है, ये AB कंपोनेंट के अंदर किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। डिफ्लेक्शन का मतलब ये किसी भी तरीके से कर्व्ड शेप में नहीं कन्वर्ट होगा, ना ऐसा होगा ना ऐसा होगा, कैसे नहीं होगा, ये स्ट्रेट ही रहेगा। क्लियर? तो पहली चीज तो आपको ये ढूंढना है, पहली चीज तो आपको ये ढूंढना है कि भाई ये जो है AB जो कंपोनेंट है वो हमेशा स्ट्रेट रहे, इसके अंदर स्ट्रेट रहेगा, हमेशा रहेगा जरूरी नहीं है। लोडिंग अगर हॉरिजॉन्टल लोड लगा दी तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस वाले पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए व्हेन द बोथ द रिएक्शंस आर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आर 0, इन दैट केस आई कैन से दिस AB मेंबर विल रिमेन स्ट्रेट। तो देख लो AB मेंबर किस में स्ट्रेट है, इसके अंदर कर्व्ड है तो ये नहीं होगा, इसमें भी कर्व्ड हो रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये स्ट्रेट है तो ये अभी तक AB मेंबर के लिए बात करें तो ये होगा, तो AB मेंबर वाला तो सही है। और वैसे ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी तीनों गलत हैं। तो लेकिन BC का भी देख लेते हैं कि क्या वाकई कर्व्ड बनेगा क्या, तो देखते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया कि भाई अगर आपके पास में कोई भी फ्रेम दे रखा है तो उसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा, उसके लिए हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देन हम लोग जनरली बताते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा शेप बनेगा। सिंपल। तो मैं यहां पे अगर देखता हूं तो भाई ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तब उस केस में BC जो बीम है, BC जो बीम है वो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ट्रीट हो जाएगी, सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ट्रीट हो जाएगी। तो जब BC बीम सिंपली सपोर्ट की तरह ट्रीट होगी तब उस केस में BC पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, दिस इज द वन। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे। तो जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा तो ट्रायंगुलर लोड के करस्पॉन्डिंग हम ये बोलते हैं कि भाई इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा वो हमेशा पैराबोलिकली होगा, कर्व्ड शेप में होगा, यानी कि इसकी वजह से जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा वो डिफ्लेक्टेड शेप होगा कुछ ऐसे। हियर इट इज क्लियर है। अब चूंकि यहां पे रोलर दे रखा है, चूंकि यहां पे रोलर दे रखा है तो व्हेन दिस लोड इज एक्टिंग, व्हेन दिस लोड इज एक्टिंग, तो इसका जो रियल बिहेवियर होगा वो रियल बिहेवियर क्या हो जाएगा, इसका रियल बिहेवियर हो जाएगा कुछ ऐसे, ये होगा कुछ ऐसे, एंड देन इट्स मूविंग लाइक दिस। तो ये जो ब्लू कलर में मैंने डायग्राम बनाया, दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ दिस वन। ठीक है, तो मैंने कहा कि भी AB मेंबर स्ट्रेट रहेगा तो ये स्ट्रेट ही है, बट ये रोटेशन दिया है, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये भी सही है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई विच इज द करेक्ट और विच इज द रॉन्ग। मैं यहां पे आपको ध्यान हो तो किसी एक को फाइनली ये नहीं बताऊं कि यही सही है, बाकी तीनों गलत क्यों है वो भी हम देख रहे हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नाउ आगे क्या दे रखा है, सिंगल बे। चलो यहां पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल बे सिंगल स्टोरी पोर्टल फ्रेम। सिंगल बे सिंगल स्टोरी पोर्टल फ्रेम का मतलब है, सिंगल बे सिंगल स्टोरी पोर्टल फ्रेम का मतलब है कि भाई आपके पास में जो फ्रेम बना हुआ है वो फ्रेम बना हुआ है कुछ ऐसे। दिस इज कॉल्ड सिंगल बे, इट इज कॉल्ड सिंगल बे। सिंगल स्टोरी का मतलब यही है
अगर मैं ऐसा बोल देता हूं, अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि भी मेरे पास में ये कोई सीन है, ये कोई सीन है, इसको बोला जाता है सिंगल बे डबल स्टोरी। और अगर ऐसा कोई फ्रेम है, ऐसा कोई फ्रेम है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये कोई फ्रेम है तो ये कहलाया जाएगा डबल बे सिंगल स्टोरी फ्रेम, राइट। तो जैसा नोमेनकल्चर दे रखा वैसा ही हम लोग लिख देते हैं। तो स्टेटमेंट अभी यहीं तक पढ़ा, तो इतना ही हम लोग बना रहे हैं। तो ये दोनों नहीं होंगे, इट इज कॉल्ड डबल स्टोरी सिंगल बे, इट इज कॉल्ड डबल बे सिंगल स्टोरी, और ये तो सिंगल स्टोरी सिंगल बे है ही है, ठीक है। तो जो जो नई चीजें आ रही हैं उसी के साथ बता रहा हूं, तो आप लोग इसको पॉइंट आउट करते रहिएगा। चलिए, तो अभी इनकी जरूरत नहीं है तो इनको मैं हटा देता हूं, ये सारा मैं हटा देता हूं, कुछ ऐसे, क्लियर। इसी की बात कर रहे हैं। सपोर्ट के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता। हैज ए हिंज लेफ्ट सपोर्ट, लेफ्ट सपोर्ट पे क्या दे रखा है, ये हिंज दे रखा है, यहां पे ये क्या दे रखा है, हिंज दे रखा है। एंड फिक्स राइट सपोर्ट, तो राइट सपोर्ट पे क्या दे रखा है, दिस इज द फिक्स वन, अच्छी बात है। इट इज लोडेड विथ यूडीएल ऑन द बीम, चलो दैट्स आल्सो गुड। तो हमें क्या बोल रखा है कि भी बीम पे जो है ये लोडेड है, यूडीएल लोडेड है, दैट्स ओके। आगे क्या कह रहा है, आगे स्टेटमेंट बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है विथ रिगार्ड टू द डिफॉर्मेशन ऑफ द फ्रेम, विथ रिगार्ड टू द डिफॉर्मेशन ऑफ द फ्रेम। तो जब मैं डिफॉर्मेशन ऑफ द फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो इट इज वेरी ऑब्वियस, इट इज द फिक्स सपोर्ट, इट विल नॉट अलाउ टू, इट विल नॉट अलाउ टू, ये ना तो इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा, ना ये यहां पे रोटेशन होना शुरू करेगा, क्लियर है, ठीक है। तो अब इसमें आगे देखते हैं ऑप्शन किस सेंस में पूछा गया है। तो इट वुड, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इट वुड स्वे टू द लेफ्ट साइड, इट वुड स्वे टू द राइट साइड, इट वुड नॉट स्वे एट ऑल एंड नन ऑफ दिस, यानी कि स्वे के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, स्वे होगा या नहीं होगा वो आपको बताना है। तो याद करो, जब मैंने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में आपको स्वे और नॉन स्वे का जो क्राइटेरिया बताया था उसमें क्या बताया था, याद करिए उस लेक्चर को। तो भाई स्वे किधर होगा, स्वे उधर होगा जिधर की साइड मेंबर कमजोर है, यानी कमजोर का मतलब लेस स्टिफ मेंबर है, या आपके पास में मेंबर का क्या बोलते हैं, एक तो स्टिफनेस कम है, या फिर आपके पास में मेंबर का स्ट्रेंथ जो है वो कम है, या फिर लोड जो है उधर की साइड लग रहा है, सिमेट्रिक ना होकर उधर की साइड लग रहा है, या फिर आपने हिंज या रोलर जो है वो दे रखा है, या फिर हॉरिजॉन्टल लोड लगा रखा है। तो हॉरिजॉन्टल लोड ऐसे लगा रखा तो इधर स्वे करेगा, अगर इधर लगा रखा तो इधर स्वे करेगा, अगर इस मेंबर की कैपेसिटी कम है और लोड आपने ऐसे लगाया तो इधर स्वे करेगा, इस मेंबर की कम है तो इधर स्वे करेगा। आर यू गेटिंग मी? तो स्वे किधर करेगा, तो उसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि भाई जिस मेंबर की कैपेसिटी यानी कि स्टिफनेस कम होगी उधर जो है वो स्वे करेगा, जिस मेंबर की स्टिफनेस कम होगी उधर की साइड क्या करेगा, स्वे करेगा। स्टिफनेस, स्टिफनेस डिपेंड करता है फार एंड पे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास में बीम जो दे रखा है, दिस इज बीम, तो ये हो जाएगा ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी, दिस इज द डी। अब अगर दोस्तों मुझे यहां पे कंसेप्ट दिमाग के अंदर क्या है, कंसेप्ट ये है कि भाई जिधर स्टिफनेस कम होगा उधर की साइड स्वे करेगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जिधर हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल लोड जिधर होगा उधर की साइड स्वे करेगा। ये माइंड के अंदर पिक्चर क्लियर है। चलो जी देखते हैं। तो अगर मैं यहां पे स्टैंड करके इधर की साइड देखता हूं तो इस मेंबर का स्टिफनेस हो जाएगा के बी ए इज इक्वल टू 3EI/L, हिंज है। और अगर मैं इस वाले यहां पे स्टैंड करके इधर की साइड देखता हूं तो इस मेंबर का स्टिफनेस हो जाएगा के सी डी इज इक्वल टू 4EI/L। तो नाउ माय डियर फ्रेंड, आपके पास में दो कॉलम है ए बी और सी डी, दोनों कॉलम का स्टिफनेस जो है वो ये लिखा हुआ है। नाउ प्लीज टेल मी, नाउ प्लीज टेल मी, आप लोग खुद से बता दीजिए कि भाई ये किधर स्वे करेगा। कंसेप्ट क्या है, जिसका स्टिफनेस कम उधर स्वे करेगा। तो ये बताइए ये लेफ्ट की साइड स्वे करेगा या राइट की साइड स्वे करेगा। तो लुक एट द स्टिफनेस, इट इज द 3EI, इट इज द 4EI, इट इज द लेस। तो ये स्वे करेगा किधर की साइड, ये करेगा इधर की साइड, यानी कि लेफ्ट की साइड स्वे करेगा। क्लियर? कैसे पता चला? लुक एट द रीजन। तो यहां पे हम लोग ये बोलेंगे तो ये किधर स्वे करेगा, लेफ्ट की साइड। कौन सा ऑप्शन है,
तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज इट वुड स्वे टू द लेफ्ट साइड। राइट आंसर इज द ए, बाकी सारे गलत हो गए। राइट में नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इसका स्टिफनेस ज्यादा है और स्वे हो ही रहा है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन स्लोली एंड देन इसको जो है सोल्व करिए। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए सिंगल बे पोर्टल फ्रेम। अब मैं बार बार डायग्राम जो है सिंगल बे और सिंगल स्टोरी पोर्टल फ्रेम का बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आपको मैंने यहाँ पे सारा बता दिया था। सिंगल स्टोरी सिंगल बे, सिंगल बे डबल स्टोरी डबल बे, ये सारी चीजें बता दी है मैंने इस वाले प्रॉब्लम में। तो मैं सीधा डायग्राम बना देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंगल बे पोर्टल फ्रेम। सिंगल बे पोर्टल फ्रेम का मतलब है हमारे पास में जो फ्रेम बन रहा है वो फ्रेम हो रहा है कुछ ऐसे। हियर इट इज द फ्रेम, दिस इज द फ्रेम। यहीं पे बनाते हैं सिंगल बे पोर्टल फ्रेम ऑफ हाइट h। चलो अच्छी बात है, आपको हाइट दे रखा है, दिस इज द हाइट। ये आपको क्या दे रखा है? दिस इज द हाइट h। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन। तो ये हाइट आपको दे रखा h। चलो फिक्स एट बेस, फिक्स एट बेस यानी कि बेस पे क्या है? बेस के ऊपर ये दे रखा है दैट इज द फिक्स। ये जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? फिक्स के ऊपर, बेस पे क्या है? फिक्स है। चलो ये लो, ये हमने बना दिया, अच्छी बात। इज सब्जेक्टेड टू, क्या कह रहा है? ये कह रहा है हाइट h फिक्स एट द बेस, दोनों बेस पे फिक्स कर दिया। इज सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इज सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एट द टॉप, डेल्टा एट द टॉप। अब इसने क्या बोला है? इसने ये बोला है दोस्तों कि भाई आपके पास में कोई भी फ्रेम गिवन है और वो फ्रेम जो है टॉप पे डेल्टा का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। यानी कि ये जो फ्रेम है, ये कोई फ्रेम है आपके पास कुछ ऐसे, और इस फ्रेम की वजह से ये कुछ ऐसे हो गया। बेस से तो इधर उधर होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिक्स दे रखा है। तो जैसे ये होगा तो कुछ ऐसे होगा, तो यहाँ पे डेल्टा और यहाँ पे डेल्टा आ जाएगा। तो इसके लिए अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? इसके लिए अगर हम देखें तो इसका जो शेप बनेगा वो बनेगा, ये बीम जो है यहाँ आ जाएगी, ये बीम यहाँ आ जाएगी, और इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा वो बन जाएगा कुछ ऐसा। हियर इट इज, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? डेल्टा मिल गया। यहाँ पे आपको डेल्टा मिल गया, दिस इज आल्सो द डेल्टा। मान लीजिए दोनों बराबर है, स्केल में नहीं ड्रॉ किया है। द बेस मोमेंट डेवलप इज, द बेस मोमेंट डेवलप इज, क्या बोल रहा है आगे? द बेस मोमेंट डेवलप इज प्रोपोर्शनल टू डॉट 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 वेयर L इज द, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे आपको जो है क्या बोल रहा है कि बेस मोमेंट यानी कि बेस पे जो मोमेंट हुआ है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। और ऑप्शन भाई हमारे पास में बेस पे जो मोमेंट होगा, यहाँ पे ना तो लोडिंग दी है, तो लोडिंग नहीं दी है तो मैं लोडिंग को लेके बात नहीं कर सकता। मुझे ओनली बोला गया डेल्टा को लेके यानी कि डिस्प्लेसमेंट को लेके। तो डिस्प्लेसमेंट को लेके बोला गया तो मैं क्या करूं? देखो यहाँ पे दिमाग के अंदर क्या चीज है कि भाई किसी भी सपोर्ट के या किसी भी जॉइंट के डिस्प्लेसमेंट की वजह से दूसरे एंड पे कितना मोमेंट डेवलप होता है। तो बेसिक में देखो कहां गया बेसिक, ये रहा। अगर फिक्स सपोर्ट या रिजिड जॉइंट के डिस्प्लेसमेंट की वजह से दूसरे एंड पे कितना मोमेंट डेवलप होता है, तो मोमेंट डेवलप होता है 6EI डेल बाई एल स्क्वायर। एल इज द लेंथ ऑफ द मेंबर, अगर वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो एच आ जाएगा, हाँ या ना। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां पे अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर, तो भाई मेरे पास में क्या होगा, ये जैसे इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देगा तो हम ये मानते हैं कि भाई यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसे हुआ होगा, ये कुछ ऐसे हुआ होगा। लुक एट दिस। बट हम ये जानते हैं कि भाई यहाँ पे जो है रोटेशन जीरो रहता है, यहाँ पे रोटेशन जीरो रहता है। तो भाई यहाँ पे जो मोमेंट लगेगा वो कितना होगा? वो मोमेंट हो जाएगा आपके पास में, व्हाट इज दैट मोमेंट? तो यहाँ पे मोमेंट हो जाएगा दैट इज, ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 6EI डेल, दिस इज द डेल बाई एल स्क्वायर, एल ऑफ दिस मेंबर, तो दिस इज द एच स्क्वायर।
दिस इज द एच स्क्वायर, दिस इज द मोमेंट डेवलप एट ए। क्लियर है? तो मुझे जो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, जो ऑप्शन गिवन है वो किसके रेस्पेक्ट में गिवन है? बेस मोमेंट, यानी कि ये जो मोमेंट है किसके प्रोपोर्शनल है? ऑप्शन में एच के रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो ये हो जाएगा m इज, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं m इज प्रोपोर्शनल टू 1/h स्क्वायर, 1/h स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज 1/h स्क्वायर, यानी कि बी। क्लियर? सब चीजें हमने बेसिक में कवर करी, उसी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ स्टिफनेस ऑफ द बीम, द रेशियो ऑफ स्टिफनेस ऑफ द बीम एट द नियर एंड, एट द नियर एंड, एट द नियर एंड। नियर एंड का मतलब है आपके पास में कोई भी एक बीम है, कोई भी एक बीम है। फॉर एग्जांपल दिस इज द बीम सेक्शन, ये कोई एक बीम सेक्शन है, ये कोई एक बीम सेक्शन है, और आप ये अच्छे से जानते हैं, आप ये अच्छे से जानते हैं कि भाई यहाँ पे जो है इसको हम लोग बोलते हैं नियर एंड, इसको हम लोग बोलते हैं नियर एंड, और ये हो जाएगा दैट इज द बी पॉइंट, दिस इज द ए पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं नियर एंड, नियर एंड। और ये जो कहलाता है ये कहलाता है फार एंड, ये कहलाता है फार एंड। तो ये क्या कह रहा है? द स्टिफनेस ऑफ द बीम एट द नियर एंड, यानी कि हम लोग जो स्टिफनेस पैरामीटर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? के बी ए। बी एंड के ऊपर बात कर रहा हूं, जब मैं ए को देखते हुए कि अगर फिक्स है तो इसका वैल्यू कितना होगा, अगर ये हिंज है तो कितना होगा, और अगर ये फ्री है तो कितना होगा, यही बात करते हैं हम लोग बेसिक में। द रेशियो ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द बीम एट द नियर एंड व्हेन आगे बढ़ो, क्या कह रहा है? व्हेन द फार एंड इज हिंज, व्हेन द फार एंड इज हिंज, जब फार एंड अगर हिंज है, फार एंड अगर जो है, अगर मैं यहां पे लिखूं फार एंड अगर फिक्स होता है, फार एंड अगर फिक्स होता है तो ये दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? ये दिया जाएगा दैट इज, फार एंड अगर फिक्स होता है तो ये दिया जाएगा दैट इज 4EI/L। और अगर फार एंड अगर हिंज होता है, फार एंड अगर हिंज होता है, फार एंड अगर हिंज होता है तो ये दिया जाता है दैट इज, क्या दिया जाएगा? 3EI/L, 3EI/L। तो फार एंड इज हिंज, तो ये हो गया, दिस इज द वन। रेशियो बताना है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? फार एंड इज हिंज टू द स्टिफनेस ऑफ द बीम एट द नियर एंड व्हेन द फार एंड इज फिक्स, यानी कि आपको फार एंड अगर हिंज है और फार एंड अगर फिक्स है, इन दोनों का रेशियो कितना होगा? तो पुट कर दो, ये तो आसान सा पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली चीज है, मतलब फॉर्मुलेशन को रेशियो में करना है। फार एंड अगर हिंज है तो ये हो जाएगा दैट इज द 3EI/L, फार एंड अगर फिक्स है तो ये हो जाएगा 4EI/L। इन दोनों का रेशियो पूछा है तो ये सारा कैंसिल आउट, सो दिस बिकम 3/4, सो दिस बिकम 3/4। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया आपके पास में, दिस इज द प्रॉब्लम जो पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑप्शन को देख के लग रहा है कि ये जो है सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट की बात करेगा, देखना कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि यही हमें आइडिया तो है ही, ये कौन किसके फॉर्मुलेशन है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। द मोमेंट्स एट द एंड ए एंड बी, ए और बी एंड के ऊपर बात करना है, ऑफ द बीम ए बी, कोई भी एक ए बी बीम है जिसके एंड ए और बी पे बात करना है। वेयर एंड ए इज द फिक्स, वेयर एंड ए इज द फिक्स एंड बी इज द हिंज। चलो, तो पहले हम बीम ही बना लेते हैं ताकि मिस्टेक बिल्कुल ना हो। तो अगर हम बीम बनाएंगे तो क्या कह रहा है? ए इज द फिक्स, चलो ये फिक्स हो गया, और ये क्या कह रहा है? बी इज द हिंज, ये हो जाएगा दैट इज द बी इज द हिंज। तो ये आपको बोल रहा है, हिंज का मतलब आप जनरली यहाँ पे रोलर को ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज नॉट ए बिग इश्यू। तो दिस इज द ए, दिस इज द बी, और ये ए बी बीम हो गया। चलो जी, आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हेन एंड बी सिंक्स बाय ए अमाउंट डेल्टा, जब ये बी जो है वो डेल्टा से सिंक कर जाएगा, जब ये जो बी है वो डेल्टा से अगर सिंक कर जाएगा तब क्या होगा? तो मैं क्या कर दे रहा हूं, इसको मैं डेल्टा से सिंक करवा देता हूं। तो मैंने इसको क्या किया? डेल्टा से सिंक करवा दिया। तो जैसे सिंक कराऊंगा तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई ये जो बीम है, ये जो बीम है इसी के साथ कुछ ऐसे आएगा, ये जो बीम इसी के साथ कुछ ऐसे आएगा, राइट।
बट मैं ये अच्छे से जानता हूं दोस्तों, मैं अच्छे से जानता हूं कि यहाँ पे स्लोप क्या रहता है, जीरो रहता है। तो इसको जीरो करने के लिए यहाँ पे मोमेंट डेवलप होगा, और यहाँ पे स्लोप जीरो नहीं रहता है, रोटेशन अलाउ होता है। तो माय डियर फ्रेंड, इसका जो शेप बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, और यहाँ पे जो मोमेंट आएगा m का वैल्यू वो आ जाएगा कितना, MFAB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, व्हाट इज दैट, ये हो जाएगा माइनस 3EI डेल, अगर ये मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जो कि क्वेश्चन में मेंशन है, डेल्टा बाई एल स्क्वायर, डेल्टा बाई एल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं MFBA, अगर मैं MFBA की बात करता हूं तो MFBA क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। वाई जीरो, बिकॉज ये हिंज है तो यहाँ पे मोमेंट नहीं होता है। चलो, तो क्या कह रहा है, आगे बढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हेन द एंड बी सिंक्स बाय अमाउंट डेल्टा आर गिवन इज, यानी कि आपको मोमेंट बताना है कि ए पे कितना मोमेंट होगा और बी पे कितना होगा। तो दोस्तों ए पे कितना मोमेंट बता रहा है, ए पे बता रहा है 3EI डेल बाई एल स्क्वायर, तो ए पे मोमेंट 6 नहीं, तो देखो इसके अंदर क्या होगा, ए पे मोमेंट 6 दे रहा है, नहीं 6 नहीं, 3 वाला, ये दोनों सही हैं, ये दोनों अभी तक सही हैं। अब बी पे देखो, बी पे क्या आ रहा है, जीरो, तो ए और बी तो वैसे ही गलत हो गए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये वाला सही है, ये सही है, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं है। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको चेंज कर देता हूं, मान लो यही क्वेश्चन है, इसी के अंदर मैं चेंज कर देता हूं कि भाई मेरे पास में एंड ए एंड बी बोथ आर फिक्स, इस हिंज को हटा के अगर फिक्स कर दूं, अगर मैं इस हिंज को हटा के फिक्स कर दूं, तब उस केस में आंसर क्या हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। लेकिन क्वेश्चन में हिंज दे रखा, तो फिर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस इज द वे, ये बेसिक में हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलो देखते हैं क्या कहानी है इसकी। ऑब्जेक्टिव है ये 2016 का है। इसमें क्या कह रहा है, ए पोर्टल फ्रेम जो है सोन इन द फिगर, आपको दे ही रखा है, तब तो कोई सोचना नहीं है। इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल, ये डायग्राम को शो किया हुआ है। द बेंडिंग मोमेंट इन द बीम एट द जॉइंट क्यू इज, यहां पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो देखें क्या होगा। इस फ्रेम को ध्यान से देखो, इस फ्रेम को ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देख रहा हूं दोस्तों, तो मेरे पास कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा है, कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा है। जब हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा, इसका मतलब क्या रहा कि भाई यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो आएगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो आएगी HP इज इक्वल टू 0। जब HP इज इक्वल टू 0 है, तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो रिएक्शन है, यहाँ पे जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन सीधा यहाँ पे एक्ट कर सकती है, सीधा यहाँ पे एक्ट कर सकती हैं। आप याद करो, जब हमने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का प्रॉब्लम बनाया था और उसमें FBD डायग्राम ड्रॉ किया था फ्रेम का, तब मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन इसके बराबर होती हैं। कैसे बराबर होती हैं, तो उसको भी हमने जो है डायग्रामेटिकली सारी चीजें देखी थी। क्या देखी थी कि अगर मान लीजिए मेरे पास में ये कोई है, तो बीम है, मतलब ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर अगर लोड लग रहा है, तो इस लोड की वजह से क्या होगा, इस लोड की वजह से क्या होगा, इस लोड की वजह से यहाँ पे रिएक्शन आएगा, इस लोड की वजह से यहाँ पे रिएक्शन आएगा, यहाँ पे रिएक्शन आएगा और यहाँ पे रिएक्शन आएगा। अब इसके नीचे हम ये जानते हैं कि भाई यहाँ पे जो है क्या लगा है, यहाँ पे जो है कॉलम लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, कॉलम है, तो ये हो जाएगा कॉलम और ये हो जाएगा कॉलम। दिस इज द वन। जब ये रिएक्शन है, तो मुझे इस जॉइंट को इक्विलिब्रियम में अगर रखना है, अगर मुझे इस जॉइंट को इक्विलिब्रियम में रखना है, देन व्हाट विल हैपन, सेम रिएक्शन यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट करेगी, सेम रिएक्शन यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे जो सपोर्ट दे रखा है उस पे क्या होगा, जब ये लोड डाउनवर्ड लग रहा तो सेम रिएक्शन अपवर्ड लगेगी, सेम रिएक्शन अपवर्ड लगेगी। तो मैं इसी रिएक्शन को इसके बराबर पुट कर देता हूं, हाँ या ना। तो ये कब कर पा रहे हैं, ये कब कर पा रहे हैं, जब हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे HP 0 है। अगर HP का कुछ वैल्यू होता तो फिर यहाँ पे आप सीधा आंसर नहीं निकाल सकते थे, फिर आपको तो MDM या स्लोप डिफ्लेक्शन को यूज करते हुए निकालना पड़ता। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे मान लूं, तो मेरे पास में ये जो बीम दे रखा है, दिस बीम ऑटोमेटिकली बिकम दिस इज द वे, ये बीम ऑटोमेटिकली क्या बन गया,
ये बीम आपके पास में बन गया कुछ ऐसे, दिस इज द वे सिंपली सपोर्टेड बीम। और सिंपली सपोर्टेड बीम पे दिस इज द क्यू है, दिस इज द आर। तो हम ये जानते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता कुछ ऐसा, और यहाँ पे बी एम क्या होगा, 0, बी एम इज द 0। क्लियर? बट व्हेन दिस सपोर्ट रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इफ सपोज नॉट 0, इन दैट केस आपको फिर सोल्व करना पड़ता। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फॉर द बीम सोन बिलो, बीम दे रखा है आपको, फॉर द बीम सोन बिलो द वैल्यू ऑफ द सपोर्ट मोमेंट एम, एम का वैल्यू बताना है कितना होगा, एम का वैल्यू बताना कितना होगा। तो माय डियर फ्रेंड यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, तो यहां पे अगर हम देखें तो मेरे पास में जो बीम है वो कैसा बीम लग रहा है, बीम लग रहा है कंटिन्यूअस बीम, यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे हिंज करके दे रखा है। बट यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज क्या दे रखी है, बड़ी अच्छी चीज दे रखी है कि भाई यहाँ पे इंटरनल हिंज गिवन है, ये क्या दे रखा है, इंटरनल हिंज गिवन है। और इस हिंज के रेस्पेक्ट में जितना इधर बीम है उतना का उतना इधर बीम है। ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम तो है नहीं कि अगर पूरा लेंथ दिशा सोल्व करें, तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में ऐसा देगा ना जो क्विकली सॉल्यूशन देगा। तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है इस हिंज के रेस्पेक्ट में, इस हिंज के रेस्पेक्ट में ये क्या हो रहा है, जितना बीम इधर है उतना का उतना इधर है। इट मींस, अच्छा एक चीज और क्या है कि 20 किलोन्यूटन का जो लोड लग रहा है वो हिंज पे ही लग रहा है। इसका मतलब मैं इस बीम को दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं, इस बीम को मैं क्या कर देता हूं, इस बीम को मैं जो है दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं। दो पार्ट में ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, ये बीम हो गया कुछ ऐसे, लुक एट दिस, एंड ये हो गया कुछ ऐसे, लुक एट दिस। चलो तो ये बीम आपके पास में क्या बन गई, कुछ ऐसे बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बीम को देखेंगे तो ये जो बीम बना है वो कुछ ऐसे हो गया, लुक एट दिस, हियर इट इज। ठीक है, तो जो बीम इधर थी सेम एज इट इज उधर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लोड लग रहा था, ये जो लोड लग रहा था मैं इधर 10 लगा दूं, इधर 10 लगा दूं, सिंपल। ठीक है, अब क्या होगा, जो है हमारे पास ये हो गया 1 मीटर, दिस इज द 3 मीटर, दिस इज द 3 मीटर, दिस डेटा इज गिवन टू यू। एंड इसके साथ साथ आपको EI कांस्टेंट दे रखा, तो कोई इश्यू नहीं है। और आपसे पूछा गया मोमेंट का वैल्यू कितना होगा। तो यार ये तो छोटा सा प्रॉब्लम बन गया कि भाई 10 × 1 यहाँ पे अप्लाइड मोमेंट होगा, उसकी वजह से यहाँ पे मोमेंट कितना आएगा, हाफ ऑफ दिस कैरी ओवर मोमेंट, जिसको हम लोग डेवलप मोमेंट भी बोलते हैं। तो व्हाट इज दैट, तो ये प्रॉब्लम मेरे पास में क्या बन गया, ये प्रॉब्लम बन गया सिंपल सा कि भाई ये क्या हो गया, ये हो गया कुछ ऐसे, और इस एंड के ऊपर ये क्या कर रहा है, 10 × 1 का मोमेंट लग रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे जो m का वैल्यू आ जाएगा, m इज इक्वल टू 10 × 1 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज द 5 किलो न्यूटन मीटर। नीड नॉट टू सोल्व होल कंप्लीट, यानी कि स्लोप डिफ्लेक्शन या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर इज द 5 किलो न्यूटन मीटर। तो पॉइंट ये है, इसके अंदर देखो पॉइंट क्या है, आप प्रॉब्लम को देख के ये मत सोचिए कि यार इतना लेंदी, ऑब्जेक्टिव के अंदर जो प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम गेट के अंदर थोड़ा बहुत जैसे ये है, इसके अंदर तो ये बड़ा एक ही लाइन में हो गया, लेकिन अगर ये हिंज नहीं दिया होता, अगर ये हिंज नहीं दिया होता तब तो फिर मुश्किल हो जाती, तब तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, सोल्व करना ही पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम को बना सकते हैं। सो ये जो भी आंसर आए, ये जो भी प्रॉब्लम किए, ये हमने प्रॉब्लम किए बेसिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड को लेके। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो होगा प्रॉब्लम्स ऑन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, क्या क्या और कौन कौन से प्रॉब्लम आपसे पूछे गए उसको लेके हम बात करेंगे। देन यू रियलाइज कि भाई स्लोप डिफ्लेक्शन में हमने जो सीखा था वहां पे वो चीजें यहाँ पे पूछी भी गई हैं, और थोड़ा सॉल्यूशन भी करना है थोड़ा, मतलब 4-5 स्टेप भी बन रहे हैं।
ठीक है, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।